देखिए, ये जो याचिका थी वो इसलिए दायर की गई थी कि जो एसआईटी इंक्वायरी कर रही है इस केस की, उसकी जांच से कोई भी संतुष्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके माँ बाप संतुष्ट नहीं है। अंकिता के फादर मदर से भी मेरी बात हुई थी, वो लोग भी हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हैं। और अभी क्योंकि शाम तक ये ऑर्डर हमारे हाथ में आ जाएगा और हम चार्जशीट भी निकलवा लेंगे कोर्ट द्वार से, तो जब ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में आ जाएगी उसके बाद हम अपने जो एडवोकेट्स हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे और संभवतः हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसमें प्राइम मोटिव था कि कहीं वीआईपी के नाम का खुलासा ना हो जाए, इस वजह से अंकिता को मारा गया। 99% जो लोग हैं वो इस केस की जांच से संतुष्ट नहीं है। और वही कमरा क्यों तोड़ा गया अंकिता, तो लगातार इस केस में जो है एविडेंसों को नष्ट करने का काम हुआ है। एक इंसान का मारा जाना बिना मोटिव के पॉसिबल ही नहीं है। वीआईपी की वजह से मारी गई वो। परिवार का जो चरित्र है वो कहीं ना कहीं पूरे संदेह के घेरे में है कि इनकी हरकतें सही नहीं थी और ये कुछ ना कुछ वहाँ पे वैश्यावृत्ति या गलत काम करवाते थे। और मुझे तो ये भी लगता है कि क्या पता इसमें एक वीआईपी ना होकर कई लोग हों। बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे कहाँ से बचाओ बेटियों को? तुम्हारे नेता ही उन्हें मारने को तैयार हो रखे हैं। वहाँ नार्को टेस्ट में कोई चीज़ बोल दी, वो कोर्ट मान ले उसे। क्या पुलिस में इतना दमखम नहीं रह गया है कि वो ऐसे ही पूछ ले उनसे? थर्ड डिग्री टॉर्चर किसके लिए होता है? ऐसे ही अपराधियों के लिए थर्ड डिग्री टॉर्चर होता है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास दे दीजिए 1 घंटे के लिए, हम सच न बुलवा दें इनसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल लंबे समय से अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही थी, उसकी याचिका को आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस संजय मिश्रा की एकल पीठ ने ये फैसला सुनाया है। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष नेगी जी, जो लंबे समय से इस केस में सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं और इस केस में पहली याचिका भी इन्होंने ही दायर की थी। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, फैसले को आज इस केस में जो याचिका लगाई गई थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो याचिका थी वो इसलिए दायर की गई थी कि जो एसआईटी इंक्वायरी कर रही है इस केस की, उसकी जांच से कोई भी संतुष्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके माँ बाप संतुष्ट नहीं हैं। और उसके माँ बाप के संतुष्ट न होने की वजह से हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे। हमने उनको भी कहा था कि इसमें प्रॉपर जांच हो जाए। और हम एक चीज़ जानना चाह रहे थे कि मोटिव पता चल जाए कि अंकिता को क्यों मारा गया। जिस तरह से उसकी लास्ट चैट में ये था कि कोई वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए उस पर प्रेशराइज किया जा रहा था उसको, वो हम जानना चाह रहे थे। तो वो एसआईटी उसका जवाब नहीं दे पा रही थी। और मुझे लगता है कि जो चार्जशीट दायर हुई है कोटद्वार में, हालांकि वो हमारे हाथ में नहीं है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो वीआईपी कौन था। एक तरह से जो वीआईपी की थ्योरी थी, जो हमें लगता है कि प्राइम मोटिव था कि कहीं वीआईपी के नाम का खुलासा ना हो जाए, इस वजह से अंकिता को मारा गया। तो ये खुलासा नहीं हो पा रहा था। इस बात को लेकर ही हम हाईकोर्ट गए थे और हमारी हाईकोर्ट से यही मांग थी कि कहीं ना कहीं एसआईटी या तो ढंग से जांच करके उस वीआईपी के नाम का खुलासा करे, मतलब मोटिव पता चले कि अंकिता को क्यों मारा गया। तो अब हाईकोर्ट को लगता है कि एसआईटी जो है सही जांच कर रही है। मैं आपको बता देता हूं कि 20 अक्टूबर को पहली सुनवाई हुई थी इसमें, और उसके बाद सुनवाई होते होते 26 नवंबर को ये ऑर्डर रिजर्व हो गया था। 26 नवंबर से लेके आज जो है 21 दिसंबर हो गए हैं, लगभग 1 महीना हो गया। और इस दौरान जो हमने हाईकोर्ट में बातें उठाई थी, जो हमने कहा था कि एसआईटी इसमें प्रॉपर जांच नहीं कर रही है, तो इसमें चार्जशीट दाखिल करने का एसआईटी को मौका मिल गया। उसने चार्जशीट अपनी दाखिल कर दी। हमने वहाँ नार्को टेस्ट की डिमांड की थी, नार्को टेस्ट के लिए भी एप्लीकेशन एसआईटी ने मूव कर दी है। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट जो हम गए उसका कहीं ना कहीं असर तो हुआ है एसआईटी पे, और उसने तेज़ी से काम किया है। लेकिन अभी भी हम एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि अभी अंकिता के फादर मदर से भी मेरी बात हुई थी, वो लोग भी हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हैं। और अभी क्योंकि शाम तक ये ऑर्डर हमारे हाथ में आ जाएगा और हम चार्जशीट भी निकलवा लेंगे कोर्ट द्वार से, तो जब ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में आ जाएगी उसके बाद हम
अपने जो एडवोकेट्स हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे और संभवतः हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले में। सर, लगातार यहाँ पर वीआईपी का नाम सामने आने की लगातार मांग की जा रही है। हालांकि सदन में हमने देखा कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा था कि जिन गेस्ट में वीआईपी लोग ठहरते हैं उन्हीं को वीआईपी कहते हैं, और उसके अलावा बीते दिनों एडीजीपी मुरुगेशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐसी ही बात कही थी। कितना संतुष्ट हैं आप इन बातों से? क्या आप ताल्लुक रखते हैं सब? देखिए, जो भी बयान सरकार की तरफ से आते हैं, एसआईटी की तरफ से आते हैं या एडीजे लॉ की तरफ से आते होंगे, वो सारे देखिए एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। सरकार के लोग ही हैं वो, और सरकार के लोग जो भी इस बात पे बोल रहे हैं वो तो देखिए सब मॉनिटर्ड होता है, और हम लोग तो उससे संतुष्ट नहीं है। और अगर आप स्वयं, आपका चैनल भी अगर उत्तराखंड की जनता का सर्वे करा ले या हिंदुस्तान की जनता का सर्वे करा ले, या इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी जिस तरह से ये मुद्दा पहुंच गया है, मैं आपके सामने दावा कर सकता हूं कि 99% जो लोग हैं वो इस केस की जांच से संतुष्ट नहीं है। आप सर्वे करा के देख लीजिए, अगर आपको सर्वे में ये मिलता है कि एसआईटी ने प्रॉपर जांच की है, क्योंकि देखिए वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हुआ, रिजॉर्ट क्यों तोड़ा गया और वही कमरा क्यों तोड़ा गया अंकिता का, इस बारे में कोई जवाब नहीं है। जब हम कोर्ट में गए उस दौरान जो फैक्ट्री है उस रिजॉर्ट के साथ, उसमें आग लगा दी गई। वो तो तब लगाई गई जब एसआईटी के बाद जांच आ चुकी थी और वहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात थी, उसके बाद वहाँ आग लगाई जाती है। तो लगातार इस केस में जो है एविडेंसों को नष्ट करने का काम हुआ है, और हमें बड़ी निराशा है कि एसआईटी ने इन मुद्दों का कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा है कि जिसने रिजॉर्ट तोड़ा उसके खिलाफ आपराधिक मामला बनता है, और हमारे हिसाब से आज भी बनता है। और हम कोशिश करेंगे कि अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएं। अब ये तय तो उसके फादर मदर को ही करना है, क्योंकि मैं तो एक माध्यम हूँ, और मैं उसके फादर मदर की तरफ से, अंकिता के और जनता की तरफ से जो भी राय आएगी उसको लेकर आगे बढ़ूंगा और काम करूंगा। सर, इस केस में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सामने आती है। एसआईटी ने जो याचिका दायर की, एसआईटी ने जो चार्जशीट इसमें फाइल की थी, चार्जशीट 500 पन्नों की थी, और उसमें एसआईटी ने कहा था कि हमने लगभग सारे सबूतों को, सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए और ये जो है चार्जशीट तैयार की हुई है। उसके अलावा एसआईटी ने नार्को टेस्ट की भी जो अपील है वो कोर्ट में दायर कर दी थी। हालांकि इस पे 2 दिन के बाद जो है कोर्ट अपना फैसला लेगी। तो क्या वो जो मूल कारण है जिनकी वजह से लोग संतुष्ट नहीं है, सीबीआई की मांग जो है, सीबीआई जांच की मांग जो है लगातार की जा रही है, क्या वो मूल कारण? तो ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे ख्याल से सभी की बात समझ में आ जाएगी। चूहे सभी घरों में होते हैं, चूहे, और उनको लोग मार देते हैं चूहों को, क्योंकि वो कुछ नुकसान पहुँचाते हैं। उसके पीछे भी एक मोटिव होता है कि चूहे ने आपके कपड़े कुतर दिए, चूहे ने आपका कुछ राशन खा लिया या कुछ नुकसान पहुंचाया, तब जाके आप रेड किल डाल देते हो या उसको कैद कर लेते हो, कुछ करते हो आप। एक इंसान का मारा जाना बिना मोटिव के पॉसिबल ही नहीं है। एक 18-19 साल की लड़की को आपको लगता है क्या कि उसको ऐसे ही मार दिया गया होगा? अंकिता को ऐसे ही मतलब मजाक में मार दिया उसे? ये तो संभव नहीं है। देखिए, आप प्रॉपर तरीके से आप अगर थोड़ा सा भी इन्वेस्टिगेट करोगे केस को, जिस तरह से उसकी चैट बता रही हैं कि उसको लगातार प्रेशराइज किया जा रहा था। 18 तारीख को पुलकित उसके कमरे में घुसा हुआ था, उसका मुंह दबा रहा था, उसको बोलने नहीं दे रहा था, और उसके बाद वो शाम को उसको ले गया। ये सारा कुछ प्री प्लान था। देखिए, वो एक्स्ट्रा सर्विस के लिए तैयार नहीं हुई, यही हमें मोटिव लगता है, और वीआईपी की वजह से मारी गई वो। और जिस तरह से आपको लग रहा होगा कि जितने चीज़ें निकल के आई हैं, अभी कुछ दिन पहले जो पुलकित के पिताजी हैं विनोद आर्य, उन पे एक लड़के ने आरोप लगाया कि वो दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे थे एक युवक के साथ। तो इस परिवार का जो चरित्र है वो कहीं ना कहीं पूरे संदेह के घेरे में है कि इनकी हरकतें सही नहीं थी, और ये कुछ ना कुछ वहाँ पे वैश्यावृत्ति या गलत काम करवाते थे। और मुझे तो ये भी लगता है कि क्या पता इसमें एक वीआईपी ना हो के कई लोग हों, कई सरकार के नुमाइंदे उस रिजॉर्ट में जाते हों, और ये ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों ने उनकी ब्लू फिल्म बना ली हो। कोई नेता वहाँ गया, इन्होंने उसकी ब्लू फिल्म बना के रख ली। अब ये सरकार के नुमाइंदे या नेता इस बात से डरे हुए हैं कि अगर विनोद आर्य को जेल होती है या इसका बेटा फांसी पर लटकता है तो ये तो फिल्में सारी डिस्क्लोज कर देगा। ये भी कारण हो सकता है। तो इसमें बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और इसी वजह से हम सीबीआई की बात करते हैं कि ये दिस इज़ लार्जर कंस्पिरेसी, एक बहुत बड़ा एक अपराध है, संगठित अपराध है। तो इसका खुलासा होना चाहिए, और नहीं होगा तो कल फिर कोई दूसरी अंकिता मारी जाएगी। हमारी लड़ाई अंकिता के अलावा अन्य जो अंकिताएं बची हुई हैं,
जिन्होंने जॉब पे जाना है, जो पढ़ाई कर रही है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे कहाँ से बचाओ बेटियों को? तुम्हारे नेता ही उन्हें मारने को तैयार हो रखे हैं। तो वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जनता का साथ रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे हम लोग। सर मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि सीबीआई जांच की मांग को फिलहाल तो अभी कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन नार्को टेस्ट की जो एप्लीकेशन फाइल की हुई है उस पर अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। मान लेते हैं कि कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना देते हैं और नार्को टेस्ट हो जाता है, तो क्या इस केस में कुछ बड़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं? देखिए, नार्को टेस्ट की लीगल वैल्यू कुछ नहीं होती है। उसमें जो चीज़ें निकल के आएगी वो उसके एविडेंस उसका उससे कुछ लेसन नहीं है कि वहाँ नार्को टेस्ट में कोई चीज़ बोल दी हो, कोर्ट मान ले उसे। कोर्ट नहीं मानता है उन चीज़ों को। खाली ये होता है कि आप एक नशे की जैसी हालत होती है नार्को टेस्ट के दौरान, और जैसे नींद में कुछ चीज़ें बोल लेता है, नशे की हालत में सच उगल देता है आदमी, उस तरह की कुछ चीज़ें निकल के आ सकती हैं। हम ये कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने से अभियुक्त जो है पुलिस उसमें थे, बीच में रिमांड में भी रहे, तो क्या पुलिस में इतना दमखम नहीं रह गया है कि वो ऐसे ही पूछ ले उनसे? 3rd डिग्री टॉर्चर किसके लिए होता है? ऐसे ही अपराधियों के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर होता है। अगर प्रॉपर ठोक बजा के इनका इन्वेस्टिगेशन किया जाता, हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास दे दीजिए 1 घंटे के लिए, हम सच न उगलवा दें इनसे, हम इनसे सच हम उगलवा देंगे। आप नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये नहीं उगलवाना चाहते हैं, ये सारी जनता समझ रही है इस चीज़ को। तो अब देखते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हाईकोर्ट नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अभी वही करेंगे, बाकी जनता जैसे चाहेगी। और हम तो देखिए एक तरह से हाई कोर्ट की भी इज्जत बचाने का प्रयास कर रहे थे कि हाई कोर्ट से कोई अच्छा फैसला आ जाए तो जनता संतुष्ट हो जाए। अब नहीं आया है तो देखिए हाई कोर्ट के खिलाफ भी नाराज़गी होगी जनता की। भाई सबको तो जेल नहीं भेज सकता हाई कोर्ट। लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या हाई कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि सबको जेल में ठूस दीजिए? ठूस दीजिए, क्या दिक्कत है? कितने दिन तक रहेंगे आप जेल में? बोल तो सब सही रहे ना, कि आप जाँच करके बताइए भाई कि क्यों मार दिया उसे। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि आपने कहा कि आप एक माध्यम है और आप एक लंबे समय से याचिकाकर्ता भी रहे हैं, आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है इसकी? देखिए, मेरी कोई रणनीति नहीं है, मेरी कोई ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। और मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने किया, और मैं हाई कोर्ट जा सकता था, हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में हमारे जो एडवोकेट थे वो हमारे दोस्त थे, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मुकदमा लड़ा। नवनीश नेगी जी थे, उनके दोस्त थे, और तमाम हाई कोर्ट के जितने एडवोकेट थे वो भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े हुए हैं इस मुद्दे से, क्योंकि देखिए ये गलत तो हुआ ही है। देखिए, तो हमें पूरा वहाँ पे सहयोग मिला। अब सुप्रीम कोर्ट के भी लॉयर्स के मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ भी लड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, हमें कोई दिक्कत है। हमें अब जैसे ही सारी चीज़ें आ जाएंगी, कागज़ हाथ में आ जाएंगे, उसके बाद उनको पढ़ के आगे लड़ाई लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हैं हम फिलहाल, ये है। तो ये थे हमारे साथ अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की मांग को लेकर पहले याचिकाकर्ता। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड।